Before Dr. Grisha starts, let us give him a standing welcome to this program. My God, my God. Over to you, Dr. Grisha Ojadi. Everyone is very eagerly waiting to listen to you. President of the Tax Law Educator Society, Dr. Ravi Gupta. Secretary General, of course, CA Arun Ahuja जी, मनीष गर्ग जी, ये हमारे ऑफिस के सारे बोलने बैठे हैं साथ में, तो बोल मुझे सबका है। मनीष गर्ग जी पार्टनर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। संजीव सिंगल जी, ऑफ कोर्स सेंट्रल काउंसिल मेंबर। अविनाश गुप्ता जी, ये रीजनल काउंसिल मेंबर भी हैं। गौरव रकेचा जी, ये भी हमारे ऑफिस के टीम के हैं। राजेश बंगनानी जी, वो भी हमारे ऑफिस की टीम के हैं। और ऑफ कोर्स फॉर्मर पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सी अमरजीत चोपड़ा जी। आजकल ये दिल्ली नहीं रहते, कभी कनाडा चले जाते हैं 3-3 महीने के लिए, और कभी 2 महीने से ये अपना घूम रहे हैं, अपना बेंगलोर में बैठे हुए हैं अपने, कभी बेटी के पास कभी बेटे के पास। हम भी हैं आपके कुछ, तो दिल्ली में रहा करिए ना, सारा दिन तो आप घूमते रहते चोपड़ा जी। चलिए आगे बोल रहा हूँ। MS राव जी, यस ऑफ कोर्स ऑल इंडिया टैक्स फेडरेशन ऑफ, नवीन रत्न जी, OP शुक्ला जी, पुनीत कुमार सिंह जी, विजय गुप्ता जी, अश्विनी जिंदल जी, दिल्ली टैक्स बार एडवोकेट ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट HL मदान जी, नरेंद्र कुमार जी, नीतिका खन्ना जी, संजय शर्मा जी। सबसे बड़ी बात तो उनका नाम लेना पड़ेगा, संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी ने हाथ भी नहीं जोड़े, मैंने इतना नाम लिया तो अब आया ना। चलिए, सुरेश अग्रवाल जी, राकेश चारिया जी, शकुल गुप्ता जी, संदीप कथूरिया जी, आपका संजय अग्रवाल, वो कहा क्योंकि अगला प्रोग्राम मेरा संजय जी के साथ ही है, तो संजय कुमार अग्रवाल जी, ऑफ कोर्स संजीव सूटा जी, अजय कुमार माटा जी। आज को तबीयत थोड़ी ढीली लग रही थी अजय कुमार माटा जी में, आई विश हिम थोड़ी स्पीडी रिकवरी। थोड़ा सा डायलिसिस हो रहा है, लेकिन आप स्वामी रामदेव जी का प्रोग्राम देखा करिए, आपका मैं बता रहा हूँ काफी चीज ठीक हो जाएगी। नहीं तो मुझे बताइए, मैं वहां पर आपको भेज दूंगा। अजय जी काफी इंप्रूवमेंट हो गया आपको। विपिन वर्मा जी, विनय साहनी जी, और भी जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे ऊपर जो इस प्रोग्राम को सारा मैनेज कर रहा है और कोऑर्डिनेट कर रहा है, अरे GC मिश्रा जी का नाम मैं भूल गया, GC मिश्रा जी भी हैं यहाँ पर, और जो सब इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो है शिवम आहूजा जी, सन ऑफ अरुण आहूजा जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबके नाम ले दिए, कोई रह गया हो तो माफी चाहता हूं। और आइए अब हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। वेल फ्रेंड, काफी टेक्निकल बजट है। दिस बजट इज वेरी टेक्निकल बजट, कुछ ज्यादा नॉर्मल चीजें कुछ नहीं है। Everybody knows there is no rate in the change of no rate change in tax rate. It remains the same. I was thinking they may bring COVID tax, but they have not brought that COVID tax also. Absolutely no problem. But let me come out with the technical parts. Section 2, clause 11 gives the definition of block of asset. क्या definition थी जरा सुनिए। Block of asset is a group of asset forming part of a class of asset comprising A, tangible asset being building, machinery, furniture and plant, and B, intangible asset being know-how, technical know-how, patents, copyrights, trademark, licenses, franchises, or any other business or commercial right of the similar nature. ये definition थी। अब इन्होंने क्या, हाँ, in respect of which same rate of depreciation is allowed. इस definition में क्या चीज किया है? जहां लिखा ना एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, उसके लिख दिया नॉट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन। क्या मतलब हुआ इसका कि देखिए, अब गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। पहले मिलती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी स्विफ्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड की, जिसमें उसको डेप्रिशिएबल एसेट कहकर डेप्रिसिएशन अलाउ हो गई थी। हाँ, अगर आप परचेज करते थे। अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड थी तो उसकी कॉस्ट तो वैसे ही जीरो होती थी, तो उसकी डेप्रिसिएशन किस बात की। बट इफ यू हैड परचेज द गुडविल, यू आर अलाउड डेप्रिसिएशन ऑफ गुडविल बीइंग ए टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट। लेकिन इंटेंजिबल एसेट में उसका नाम नहीं था, उन्होंने उसमें ही कवर कर लिया था, एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट और सिमिलर नेचर। अब उन्होंने वहां से हटा दिया नॉट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन। इसको चेंज करते ही और कई सेक्शन चेंज करने पड़ गए। सेक्शन 32(1)
या डेप्रिसिएशन लिखा जाता है, डेप्रिसिएशन अलाउड इन केस ऑफ टेंजिबल एसेट बीइंग मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, और इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट वहां पर भी लिख दिया नॉट बीइंग बिजनेस और प्रोफेशन, और नॉट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब अब डेप्रिसिएशन 32(1) में जो मिला करती थी उसमें गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं मिलेगी, ये डाल दिया। एक्सप्लेनेशन 3 था वहां पर भी यही वर्डिंग थे, और वहां भी लिख दिया नॉट बीइंग ए बिजनेस, गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन। और कई सेक्शंस हैं, 43 सेक्शन में भी है, 43 सेक्शन में भी है, लेकिन आइए अब सेक्शन 50 में चलिए। 51 में 50 सेक्शन क्या कहता है कि अगर आप ब्लॉक ऑफ एसेट है और आपने सेल कर दिया पार्ट ऑफ द ब्लॉक फॉर ए प्राइस मोर देन द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक, तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानकर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, या सारा ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो गया तो उस केस में भी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन उसने कह दिया इस ब्लॉक में से हटा दीजिए गुडविल ऑफ ए बिजनेस और गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन। तरीका बताएंगे किस तरीके से हटाना है, वो ब्लॉक का पार्ट नहीं रहेगा। जो इंटेंजिबल एसेट का एक ब्लॉक है 25% का, उस ब्लॉक में से अब ये अमाउंट जो WDV ऑफ द गुडविल और बिजनेस और प्रोफेशन है वो हट जाएगा। ये सेक्शन 50 में वो भी उन्होंने ये मेंशन कर दिया है, तो ये ध्यान रखिए। और फिर सेक्शन 55 क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। वो कहता है गुडविल, इफ यू हैव परचेज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल इज द परचेज प्राइस, और इफ इट इज सेल्फ जनरेटेड इट इज निल, और कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती गुडविल की, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निल होती। वहां पर भी कह दिया है 55 में कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखी है उस केस में परचेज प्राइस माइनस द डेप्रिसिएशन सो फार अलाउड विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो मानी जाएगी। अब आगे से डेप्रिसिएशन नहीं होगा तो कैपिटल गेन ही होगा, लेकिन वहां पर एक पॉइंट है, जब हम सेल्फ जनरेटेड एसेट में आते हैं तो वहां गुडविल ऑफ ए बिजनेस लिखा है, गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन नहीं लिखा है। सो अकॉर्डिंग टू मी, फॉर ए गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन देयर इज नो कैपिटल गेन इफ इट इज सेल्फ जनरेटेड एसेट। Goodwill of a profession, there is no capital gain if it is a self-generated asset. Goodwill of a business, there is a capital gain, whether it is a self-generated asset or you have purchased. Yes, for profession also if you purchase, it is there. लेकिन जिसकी depreciation जितनी निकल चुकी है वो लेस करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी पास्ट में। फ्यूचर में तो वो अब होगा ही नहीं depreciation, इसलिए उसकी कॉस्ट आपको मालूम हो। क्लियर है सर? ये सेक्शन 2 क्लॉज 11 में मैंने आपको बता दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सेक्शन 2 क्लॉज 14 में चले। ये क्या नई चीज डाली है सर? एक है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी नया प्रोडक्ट है, ये नया प्रोडक्ट आया है 2019 से। ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है? इट हैज 2 कंपोनेंट्स, वन इज द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, द अनदर इज कंपोनेंट ऑफ इंश्योरेंस। 2 तरह के कंपोनेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी है यूनिट में और इनकी इंश्योरेंस भी मिलती है। अब इन्होंने क्या करा है? सेक्शन 10(10)D में लिखते हैं जब पेमेंट इंश्योरेंस से आती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से आती है, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है अगर आपने पेमेंट 10% द सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं करी है। ये एग्जेम्प्ट है, सबको मालूम है। 15% तो किसी स्पेशल केस में है, अदरवाइज 10% है। 10% से ज्यादा है तो इट इज टैक्सेबल। इन्होंने वहां प्रोवाइजो 4th प्रोवाइजो, 5th प्रोवाइजो, 6th प्रोवाइजो, 7th प्रोवाइजो डाले, 7 प्रोवाइजो डाल दिए सेक्शन 10(10)D में। और 4th प्रोवाइजो कहता है इफ यू हैव कंट्रीब्यूटेड मोर देन 2,50,000 इन एनी प्रीवियस ईयर एज ए प्रीमियम फॉर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1st of February 21। ये पुरानी पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, जो 1 फरवरी 2021 के बाद यूलिप की पॉलिसी इशू हुई है, अगर उसकी किसी भी प्रीवियस ईयर में यू हैव मेड ए कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्रीमियम एक्सीडिंग 2,50,000 रुपीज, तो उस केस में सेक्शन 10(10)D में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी जब आपको पैसा वापस आएगा। पहला पॉइंट ये। और फिर प्रोवाइजो 5th डाला है कि हो सकता है कि आपने 2 यूलिप ली हो ऑन और आफ्टर 1st February 21, 2 यूलिप ली, यूलिप 2 ले ली, इन दोनों में एग्रीगेट अमाउंट देखना है 2,50,000।
अगर एग्रीगेट अमाउंट मोर देन 2,50,000 है तो मान लीजिए आपको ये डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी जब पैसा वापस आएगा। हाँ, इसमें कोई डिफिकल्टी है तो प्रोविजो 6 डाल दिया कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस आएगी और गाइडलाइंस देगी और वो गाइडलाइंस पार्लियामेंट के अंदर पेश भी करी जाएगी। ये भी अगला वाला है, वो आपको बता दिया। इन सब चीजों से क्या हुआ, अब डिडक्शन, अब ये एग्जम्पशन नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है, चिंता मत करिए। 214 में इसको कैपिटल एसेट मान लिया गया। सेक्शन 214 डेफिनेशन कैपिटल एसेट देती है, कैपिटल एसेट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, ये ए है। और बी है सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वेदर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और व्हाटएवर, उनको कैपिटल एसेट कहा था बी। अब एक क्लॉज सी डाल दी गई है और उस क्लॉज सी में लिख दिया गया है कि ये जो यूलिप है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें प्रोवाइजो 4 और 4th प्रोवाइजो और 5th प्रोवाइजो लगेगा, उस केस में ये कैपिटल एसेट मानी जाएगी। मीनिंग देयर बाई, अगर आपने 2,50,000 से ऊपर कंट्रीब्यूट कर दिया है किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो इसको हम अब कैपिटल एसेट मानेंगे। अगर कैपिटल एसेट मानेंगे तो जब पैसा वापस आएगा तो कैपिटल गेन होगा क्या नहीं होगा अविनाश जी? होगा, कैपिटल गेन होगा। उसके लिए सेक्शन 45 सबसेक्शन 1B डाल दिया गया। अभी तक तो सेक्शन 45 1 था, 1A था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 5A था। अब कौन सा डाला? सेक्शन 45 1B। मनीष जी जरा ध्यान से सुनिए, व्हाट इज 45 1B? कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सेक्शन 45 1। 45 1 क्या कहता है? कैपिटल गेन अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। ये कहता है ना, नॉट विद स्टैंडिंग अंडर 45 1, if there is a payment of this ULIP at the time of maturity, the payment received by you, the capital gain on this will be arising in the previous year in which payment is received. जिस साल पेमेंट रिसीव होगी रिसीट बेसिस पर, उस साल हम उसके ऊपर कैपिटल गेन निकालेंगे। अरे कैपिटल गेन कैसे निकालोगे? जो टोटल अमाउंट आया माइनस द कॉस्ट, जो आपने पैसा दिया उसका डिफरेंस कैपिटल गेन होगा। तो मुझे गौरव जी पूछ रहे हैं इस कैपिटल गेन पे टैक्स कैसे लगेगा? सर इसके लिए 112A सेक्शन में लगेगा। वो जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड लिखा है उसके साथ ये भी ऐड कर दिया गया है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी विच आर कवर्ड अंडर 4th प्रोवाइजो एंड 5th प्रोवाइजो। तो गौरव जी याद रखना कि इस केस में आपको 10% टैक्स लगना है विदाउट इंडेक्सेशन। क्लियर हुआ? मैं चाहता हूं एक एक बात आपको क्लियर हो। टाइम थोड़ा कम दिया इन्होंने मुझे, मैं क्या करूं? लोग कहते हैं जी सहज बके सो मीठा हो, इतना भी मत मीठा करो, ताकि मैं इंतजार ही करता रह गया। 10:30 के बजे मुझे 11:15 बजे 11:15 बजे मुझे दिया गया। कोई बात नहीं सर, मेरा काम है बोलना और मैं बोलूंगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, ये सारे सेक्शन समझ में आ गए? 2 क्लॉज 14 आपका 10D 4th प्रोवाइजो, 5th प्रोवाइजो, 6th प्रोवाइजो, 7th प्रोवाइजो। आपको मैंने 45 1B बताया, मैंने 112A बताया, मैंने उसकी कॉस्ट बताई। क्लियर हो गया सर? नेक्स्ट पॉइंट 219AA। आपने बहुत कुछ सुना। अब डिसइन्वेस्टमेंट करे जा रही है, पब्लिक सेक्टर कंपनी की होगी। तो इन्होंने वो सेक्शन 2 क्लॉज 19AA जो डीमर्जर का सेक्शन है, डीमर्जर का जो सेक्शन, जैसे डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी होती है, उसमें स्प्लिटिंग अप और रिकंस्टिट्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पब्लिक सेक्टर कंपनी बाय ट्रांसफरिंग द एसेट टू द अनदर पब्लिक सेक्टर कंपनी को भी कवर कर लिया है सेक्शन 2 क्लॉज 19AA में। वो भी कवर हो गई है। और उसके साथ साथ 72 कैपिटल ए जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते थे रिजल्टिंग कंपनी के हाथ में, वो अल्टीमेटली क्या करेगी? गवर्नमेंट पहले इसको स्प्लिट करेगी, फिर वहां से डिसइन्वेस्ट करके किसी को दे देगी, और उसके जो लॉसेस होंगे वो भी फ्रेश 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो ये 219AA रेड विद सेक्शन 572A डाला गया, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, रवि जी मेरे से लड़ा करते थे कि एक सेक्शन डाला था सेक्शन 6 कैपिटल 1A, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कैपिटल A।
वो जो पिछले साल नॉन रेजिडेंट के लिए डाला, दैट इफ यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स इन ए फॉरेन कंट्री, इन एनी कंट्री ड्यू बाय रीजन ऑफ योर व्हाट यू कॉल रेजिडेंस or whatever is it, domicile or anything, you will be called deemed resident of that. उसमें लिखा था नॉट लायबल टू पे टैक्स। का क्या मतलब है? दुबई में तो टैक्स लगता ही नहीं है, तो क्या है? सर डाल दिया सेक्शन 2 क्लॉज 929A। रवि जी लड़ेंगे तो मैं जरूर ठीक करवाऊंगा। लड़ने का मतलब एकेडमिक डिस्कशन होता है सर, एकेडमिक डिस्कशन है। कोई लड़ने का मतलब ये नहीं है, हम तो रोज लड़ते हैं आपस में। कभी मनीष आके लड़ने लग जाता है, ये क्या है और वो क्या है। लड़ने का मतलब एकेडमिक डिस्कशन। अरुण जी भी आए रात को, कई बातें करने लग गए मेरे से, अरुण जी ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। मैं कहा अरुण जी जरा इंतजार कीजिए, गलती है तो बताइए, हम करेंगे ना, लेके जाएंगे वहां पर और ठीक कराएंगे। तो अरुण जी ऐसी बात नहीं है कि आप हम आपकी बात नहीं सुनते, और सरकार भी सुनती है। ये सरकार सुनने वाली सरकार है, ये मैं आपको बता दूं। लोग कहते हैं आजकल बड़ी प्रेस करते हो सरकार की। सर मेरे को करनी पड़ती है, मेरा हर लेक्चर सरकार सुनती है, बाद में कोई गड़बड़ हो जाए तो मुझे मुसीबत पड़ेगी, इसलिए मुझे सरकार की प्रेस करनी, और जो अच्छी चीज है वो तो करनी पड़ेगी। हमारे जज साहब ने भी कहा बहुत अच्छा बजट है, लेकिन यहां पर तो हिला दिया है, इतना टेक्निकल कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता कितना टेक्निकल। सो मैं जो बता रहा था आपको कि उस केस में अब लिखता है that what is liable to pay tax, liable to pay tax, उसमें लिखा है liable to take tax means a person who is liable to pay tax in any country, and sometimes what happens, although you are liable to pay tax but you are given exemption, तो कहता वो भी liable to pay tax माना जाएगा। जैसे आपने हमारे यहाँ पर पीपीएफ माफ नहीं होता है, तो इनकम जो इंटरेस्ट इनकम आती है ऑन पीपीएफ वो इनकम है ना, लेकिन हमने उसको एग्जेम्पशन दे रखा है ना। इसी तरह वहां भी हो सकता है कोई इनकम आए और वह एग्जेम्पशन दे दे, तो लायबल टू के है। और नॉट लायबल क्या है? अब दुबई में टैक्स लायबल नहीं है, तो इसलिए वो कवर हो गया 61A में। और आपको बता दूं, वो अब जो भी रवि जी को डाउट था अब नहीं बोल सकते, कर दिया मैंने रवि जी का काम। तो इसलिए जब भी डाउट है आप बताइए, हम ठीक करवाएंगे, और करते हैं, और वो सुनते हैं। सुनना चाहिए। मुझे याद है अदर डे ये मेरे साथ ही गए थे चेयरमैन के पास सीबीडीटी के, और वहां पर भी कई बातें करी हमने, उन्होंने नोट किया। सर बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, आज सुना रहा हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। उन्होंने कहा पहले हम 147 या 148 होता थी, आप रिटर्न भरते थे तो हम कहते थे पुट योर कार्ड्स ऑन द टेबल, बताओ क्या है आपके पास। आप चुप करके नहीं बताते थे, कई चीज छुपा लेते थे। फिर हम 143(2) करते थे, फिर भी कई चीजें नहीं निकलती थी, फिर हम 148 लेकर 147 करते थे। तो हम आपका टेस्ट लेते रहते थे, तुम क्या करते हो? कि तब हमें आपका टेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन तो आपके बारे में है। हमारे पास कंप्लीट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ने 360 डिग्री प्रोफाइल बना दिया है। अब तो हम लिख के भेज रहे हैं आपको कि आपने ये किया है, आपने ये किया है, आपने ये एफडीआर बनवाई है, आपने 10 लाख जमा कराए हैं, आपने गाड़ी खरीदी है, आपने ये किया है। सारी आपकी जन्म कुंडली उनके पास है। आपको इतनी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता जिनको उनको पता लग चुकी है। छुपाना मत, छुपाओगे तो कहेगा हम है ना, हमें पता है, डोंट वरी। तभी तो अभी 147, 148, 149 सब चेंज किया है, थोड़ी देर में बात करूंगा। सो डिपार्टमेंट अब ज्यादा आपको बताने लग गया, देखो सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे। यही तो मोदी जी कहते हैं, और यही अब डिपार्टमेंट भी कह रहा है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, हमारे पास सब इंफॉर्मेशन आपके बारे में है। और कोई कहता नहीं हम नहीं सुधरेंगे, वो कहता है तुम कहां जाओगे, सुधरना तो पड़ेगा। क्यों सोचना मत कि मोदी जी दोबारा नहीं आएंगे, आना तो वापस उन्होंने ही है, तो क्या फायदा। सुधर जाओ अविनाश जी, ये भी बोल दिया मैंने आपको। वो कहता है जी मैं तो सुधरा हुआ ऑलरेडी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ता है, मैं क्या करूं, बुरा ना मानना अविनाश जी, मैंने आपके बारे में कोई खास बात नहीं करी। आइए 242C श्रम सेल, और ये एक जजमेंट आ गई। श्रम सेल का मतलब ओनली सेल है और कोई और अगर नहीं है। अगर सेल है तो मॉनेटरी कंसीडरेशन होना चाहिए, और मॉनेटरी कंसीडरेशन ही तो सेल नहीं माना जाएगा। अब उन्होंने कह दिया एक्सचेंज भी सेल ही है, बाय एनी मींस, श्रम सेल बाय एनी मींस। अब हटा दिया वर्ड मॉनेटरी कंसीडरेशन, बाय एनी मींस, बस इतना ही चेंज किया 50B में, बाकी कोई चेंज नहीं है। और डेफिनेशन कहां चेंज करी है? श्रम सेल की डेफिनेशन में लिख दी, 2 क्लॉज 42C में डाल दिया। बहुत अच्छा किया। 2 क्लॉज 48 में हम वो 0 कूपन बॉन्ड इशू करते हैं,
वो पब्लिक सेक्टर कंपनी भी कर सकती है, आपका कुछ वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल वाले ये फंड कंपनियां भी कर सकती हैं। इन्होंने एक और ऐड कर दिया कि जीरो कूपन बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाले भी इशू कर सकते हैं। आपको पता है जीरो कूपन बॉन्ड विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स 10% लगता है, और जीरो कूपन का मतलब तो आपको ऑलरेडी मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज, क्या चीज किया है, गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ गए। सर हुआ क्या? एक मेरे से गलती हुई थी जो मैं अपनी मानता हूं, वो थी हमने कई जब लॉ बना रहे थे तो हमने देखा कई लोग बड़े बड़े एम्प्लॉयर क्या करते हैं, उनके जो एम्प्लॉइज हैं, डायरेक्टर बड़े बड़े एम्प्लॉइज हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ सैलरी है, वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% अलाउड होता था एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाज अप टू 12% ऑफ द सैलरी। तो वो क्या करते थे, 4 करोड़ सैलरी है, 12% कितना हुआ, 48 लाख रुपया एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर दिया, which is totally exempt in the hands of the employee, and उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आ रहा है, और वो 48 लाख के ऊपर इंटरेस्ट भी कमा के जब पैसा वापस आया तो वो पूरा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, वो तो 11 में पूरा एग्जेम्प्ट है। ये फायदा कर रहे थे पहले, और मेरे मुंह से निकल गया, सर ये तो टैक्स प्लानिंग है, एक गरीब आदमी 12% कितना कर लेगा, और 4 करोड़ 10 करोड़ वाला, और 10 करोड़ ने 12% किया तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया गौरव जी हुआ हर साल, और हर साल करता करता कितने करोड़ रुपए कमा गया, प्लस इंटरेस्ट उसके ऊपर हो गया, और वो अमाउंट जब फाइनली आता था तो टोटली एग्जेम्प्ट था। तो उन्होंने पिछले साल चेंज कर दिया था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और व्हाट यू कॉल सुपरएनुएशन फंड और पेंशन फंड विल बी एग्जेम्प्ट ओनली अप टू 7.5 बार 12% ऑफ सैलरी, मैक्सिमम 7.5 लाख पर ईयर। बड़ी गालियां पड़ी मुझे, बड़े बड़े अमीरों ने मुझे गालियां दी कि ये क्या करवा दिया। मैंने कहा पर्पस कुछ और था, लेकिन सबसे ज्यादा तो रिलायंस के मुकेश अंबानी साहब को भी फर्क पड़ा होगा, और बड़े बड़े लोगों को फर्क पड़ा कि ये तो क्या कर दिया, ये तो हमारे टैक्स लग जाएगा। चलिए इतना तो था, अब तो और खराब हो गया, अब तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में भी रगड़ा डाल दिया कि एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन करेगा टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, चलो पब्लिक में तो 1.5 लाख से ज्यादा होता ही नहीं है, और टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड इफ द अमाउंट इज मोर देन 2,50,000 इन एनी प्रीवियस ईयर, अगर 2,50,000 से ज्यादा का अमाउंट इन एनी प्रीवियस ईयर है, 2,50,000 से ज्यादा, तो उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आएगा, दैट इंटरेस्ट विल बिकम टैक्सेबल। जो उस 2,50,000 के ऊपर का इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा। सर देखिए ये तो बड़ा गलत बात है, और ये रवि जी ने गुस्ताखी की है। आप कहेंगे क्यों? जब ये कॉलेज में टीच कर रहे थे तो अपनी पूरी सैलरी ये प्रोविडेंट फंड में डाल दिया करते थे, पूरी की पूरी, हमें राइट सर, पूरी की पूरी सैलरी प्रोविडेंट फंड में डाल देते थे, और पूरा का पूरा अमाउंट जुड़ जाता था। डिडक्शन एटीसी का कौन बाउदर कर रहा है यार, हमें एटीसी थोड़ी लेना होता था, एटीसी तो 1.5 लाख ही अलाउड था। डिडक्शन इनको मिलता था, इंटरेस्ट पूरा माफ, एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट 8%, 9%, 10%, किसी जमाने में तो 14% भी होता था, 16% भी होता था। करोड़ों रुपया ले गए सरकार से, और पूरा जो पैसा वापस आया कोई टैक्स नहीं लगा, क्योंकि सेक्शन 10, 11, 12, 2 में पूरा माफ था। अब रिटायर हो गए, लॉ ही बदल दिया और कह दिया 2.5 लाख से ऊपर होगा तो उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा अबाउट 2 लाख, वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अंडर एक्सप्लेनेशन डाल दी सेक्शन 10, 11 और 10, 12 में, मर गए कई लोग। तो याद रखना अरुण जी, 2.5 लाख से ऊपर तो आप तो एम्प्लॉय ही नहीं, आप तो पीपीएफ है, और पीपीएफ 1.5 लाख से ऊपर होता ही नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए। जो एम्प्लॉय है उनको चिंता होगी, पीपीएफ तो 1.5 लाख ही है। तो यह भी एक इश्यू है जो आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट 10, 11 और 12 था। आइए अब संजय अग्रवाल जी जरा ध्यान से सुनना, 1023C क्या आया है। अरे सेक्शन 10 क्लॉज 23C सब क्लॉज 3 IAD और ये समझ में क्या है। पहला सेक्शन 1023C सब क्लॉज 3 IAD क्या कहता था, इनकम ऑफ यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर मेकिंग एनी प्रॉफिट बट फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन शैल बी एग्जेम्प्ट इफ द ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट। वो स्पेसिफाइड लिमिट नोटिफाई की हुई थी 1 करोड़ रुपया,
और ऐसे ही बात सेक्शन 1023 3IAE था, इनकम ऑफ ए मेडिकल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल नॉट फॉर मेकिंग एनी प्रॉफिट बट फॉर फिलैंथ्रोपिक पर्पसेस दिस इनकम विल बी एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड इट ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट। क्या थी? 1 करोड़। बिल्कुल ठीक है, अविनाश जी बता रहे हैं 1 करोड़। ये 1 करोड़ की लिमिट 5 करोड़ कर दी दोनों केस में। 3IAD 5 करोड़। 3IAD छोटे छोटे जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है 5 करोड़ तक कोई कंडीशन नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई आपका ऑडिट नहीं चाहिए। सिर्फ ऑडिट के तो पीछे पड़ गए हैं ना, कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट नो क्या हो गया, कोई ऑडिट नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चीज चाहिए, रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी। एम आई राइट सर? लेकिन एक चीज एक्सप्लेनेशन में डाल दी संजय जी, अब 3IAD और 3IA दोनों मिलाकर 5 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकते। पहले तो अलग अलग थे 1-1 करोड़, फिर अभी भी आया 5 करोड़ 5 करोड़, बट टोटल एग्रीगेट रिसीट इफ यू आर कैरिंग ऑन बोथ एजुकेशन एज वेल एज मेडिकल और वो मिलाकर 5 करोड़, और ये आपको 1023 से में डाला। और संजय जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये एक्सप्लेनेशन में डाल दी गई है। एक सेक्शन अभी पीछे प्रोवाइजो 3 आया था, सेक्शन 1023 से भी हमें डलवाया था, क्योंकि जब ये चेंज करने जा रहे थे चैरिटेबल ट्रस्ट, तो आपको पता है कॉर्पस डोनेशन इज एग्जेम्प्ट अंडर 11(1)D। जो 12AA या 12AB में कवर्ड है उनकी कॉर्पोरेट डोनेशन तो एग्जेम्प्ट होती थी 11(1)D में, और 1023 से में कॉर्पोरेट डोनेशन माफी नहीं होती थी। और आपने आगे लॉ बनाने जा रहे हैं कि भाई या तो आपके पास अप्रूवल होगी 1023C की, या आपका एग्जेम्पशन होगी 12AA में, वहां जाइए, दोनों नहीं मिलेगा। तो मैंने उनको पूछा सर दोनों नहीं मिलेगा तो 1023C में जाएगा कौन, तो वहां कॉर्पस तो माफ नहीं है। तो इन्होंने थर्ड प्रोवाइजो में एक एक्सप्लेनेशन डाल दी थी कि जो कॉर्पस डोनेशन मिलेगी दोज हु आर कवर्ड अंडर 1023C IVVVIVIA, उस कॉर्पस डोनेशन को हम एग्जेम्प्ट करेंगे, उसको एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं। ये कहा डाला था, लेकिन अब सवाल ये आया, कुछ क्लैरिटी नहीं थी लॉ में, इन्होंने लिख दिया अब ये वो कॉर्पस डोनेशन है दैट शुड बी केप्ट अंडर 11(5) इन ए मोड गिवन अंडर 11। पहले लोग करते ही नहीं थे क्योंकि ये लिखा था 11(5), हालांकि सेक्शन अगर 13(1)D में जाइए तो वहां तो लिखा हुआ है कि हर चीज 11(5) में होनी चाहिए, लेकिन कहते थे कॉर्पोरेट डोनेशन तो माफ है, जब माफ है तो इसको 11(5) में क्यों डालें? बात समझ रहे हैं ना जी? अब उन्होंने कह दिया कि 11(5) में रखनी पड़ेगी। इसी तरह 11(1)D जो है, 11(1)D में लिखा है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन विद स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, वहां पर भी लिख दिया प्रोवाइडेड दिस अमाउंट इज केप्ट अंडर सेक्शन 11(5). ये पहले नहीं था, मैं आपको बता दूं, अब आप सबको बोल रहा हूं कि कॉर्पस डोनेशन 11(5) में ही रखनी पड़ेगी, अगर नहीं रखेंगे तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। दोनों में आ गया। आगे देखिए, अब देखिए हमारे महानुभाव क्या करते थे, कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट है और फिर कहते इसको अप्लाई कर दिया, और एप्लीकेशन भी मांग लेते थे 85% कि ये तो हमने अप्लाई किया है। वो कहते कहां अप्लाई किया आपने? एक दो जगह थोड़ी एग्जेम्पशन दे देंगे, जब कॉर्पोरेट डोनेशन माफ हो गई अनिल जी, तो फिर उसके बाद कैसे आपको माफ देंगे? तो उन्होंने कह दिया आप जो एप्लीकेशन करेंगे कॉर्पस डोनेशन की, उसको हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। आपने खर्चा कर दिया, ठीक है, हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। वो उस आपने कह दिया मैंने कॉर्पोरेट डोनेशन से 50 लाख रुपया खर्च दिया, ज्यादा खर्च दिया मैंने, या मैंने और कोई एसेट ले ली, कहता है ये एप्लीकेशन नहीं। लेकिन सपोज करो अगले साल वो आपने पैसा खर्च किया आउट ऑफ द रेवेन्यू इनकम, और वो पैसा खर्च नहीं करते, उसको कॉर्पस डोनेशन के 11(5) में डाल देते हैं, तो कहता है उसको एप्लीकेशन मान लेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना अविनाश जी। इस साल मेरे 80 लाख रुपया सारा टोटल रिसीट है, और मैंने खर्च कर दिया 1,40,00,000। 60 लाख कहां से लाया? कॉर्पस लगा दिया होगा मैंने, 11(5) से उठाकर खर्च कर दिया, 11(5) से खर्च कर दिया, ठीक है, इसको एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, 60 लाख नहीं मानेंगे। लेकिन अगले साल मैंने वो 60 लाख रुपया नॉर्मल जो मेरी रिसीट आई उसमें इसको लेकर 11(5) में डाल दिया, तब वो एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये चीज समझने वाली है अविनाश जी, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। दो ही तो टॉपिक है जिसको किसी को कुछ नहीं आता, एक चैरिटेबल ट्रस्ट और दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है कि बात क्या गलत कह रहा हूं? तो ये दो टॉपिक के लिए अब उन्होंने समझा दिया कि कॉर्पस डोनेशन से खर्चा करोगे तो एप्लीकेशन नहीं होगा,
लेकिन अगले साल जो आपने पैसा वहां से नॉर्मल से जमा करा दिया 11/5 में कॉर्पस में वापस कर दिया, तो वो क्या माना जाएगा? एप्लीकेशन माना जाएगा। ये अच्छा काम किया, लोन ले लिया हमने। लो अब और सुन लो ये लोन की बात करी अविनाश जी ने, तो और सुन लो। अभी तक मैं रोज कहता था, लोग मेरी बात को मानते नहीं थे। कोई कहता था लोन लेकर अगर आपने कोई एसेट खरीदी है या लोन लेकर पैसा अप्लाई किया है, तो कई लोग उसको एप्लीकेशन मान लेते। तो मैं कहता था लोन इनकम ही नहीं है तो अप्लाई कहां से मान लिया आपने? अरे आपने 5 करोड़ का लोन लिया और 7 करोड़ की बिल्डिंग लगी। 5 करोड़ लोन लिया, 2 करोड़ अपनी जेब से खर्चा, 7 करोड़ की बिल्डिंग ले ली। तो लोग क्या करते थे? 7 करोड़ एप्लीकेशन मांगते थे। मैं कहा क्या दिमाग खराब है? अकाउंटेंसी में 7 करोड़ एसेट है और लाइबिलिटी में 5 करोड़ लोन आया, लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन तो नहीं है। एक्चुअल एप्लीकेशन सानी साहब 2 करोड़ था, 2 करोड़, लेकिन लोग 7.5 करोड़ दिए जा रहे थे। 2 था, उन्होंने क्लियर कर दिया कि लोन से जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी। अब जब लोन को रीपे करोगे और इंटरेस्ट भी दोगे, उस टाइम एप्लीकेशन मारे। मैं तो शुरू से यही कहता था, लेकिन मेरी बात को इसलिए कहते हैं कि लिखा कहाँ है। ये रवि जी हमेशा यही बहस करते हैं, ये बता लिखा कहाँ है। अरे भैया लिखा नहीं है तो कुछ कॉमन सेंस भी होती है, लेकिन मानते ही नहीं थे। मैं कहा ले और लिख लिया, अब लिखवा दिया ना, अब लिखवा दिया, अब मान लो क्या। अब तो है ना कि लोन का जो हमारा पैसा खर्चा गया वो एप्लीकेशन नहीं है। जब लोन रीपे करोगे तब एप्लीकेशन होगा। तो आप अकाउंटेंसी में जो मर्जी करो, अकाउंटेंसी में एसेट 7 करोड़ रुपए की, इधर लोन 5 करोड़ 2 रुपए आपने खर्चा, लेकिन इनकम टैक्स में एप्लीकेशन 2 करोड़ की। और जब जब लोन रीपे करते रहोगे तब तक आपको एप्लीकेशन मानिए। क्या गलत बात करी मैंने? अच्छा काम है ना, क्लियर कर दिया। यही चीजें सेक्शन 11(1) में कर दी, सेम जो 1023C में बिल्कुल यही कहा है कि भैया लोन नहीं माना जाएगा, कॉर्पस फंड क्या माना जाएगा, उसका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन जब वापस जमा कराओगे 11(5) में तो एप्लीकेशन। अब मैं आपको सबको बोल रहा हूं, कॉर्पस फंड को 11(5) में रखना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो 11(5) में रखना पड़ेगा। और जो कॉर्पस फंड से खर्चा करोगे एप्लीकेशन नहीं है, वो एप्लीकेशन नहीं है। मैं सबको बता रहा हूं, फिर मुझे मत कहना ये टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन जब अगले साल पैसा आया और आपने कॉर्पस फंड में जमा करा दिया, मतलब लोन एक प्रकार से लोन रीपे कर दिया, उस केस में ये एप्लीकेशन माना जाए। क्लियर है सर अविनाश जी? आइए, अब अविनाश जी ने बहुत लेक्चर देने, अब कहेगा मेरे को तो अब सब कुछ आ गया, मैं लेक्चर दे दूंगा, उसकी चिंता क्यों? दीजिए मैं कह रहा हूं ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड हो गया। ऑटोमेटिक। अब एक और पॉइंट बचा, सबसे बड़ा पॉइंट, ध्यान से सुनना। एक्सेस एप्लीकेशन, कई जजमेंट हमारे फेवर में थी कि भैया 1 करोड़ आया और आपने 1 करोड़ 40 लाख कर दिया, तो ये 40 लाख अगले साल की एक एप्लीकेशन मान। बड़ी जजमेंट है इसके ऊपर। और एक जजमेंट, अब वे ये मानते नहीं थे। मैं कहता था ये देखो इतनी सारी जजमेंट है, आपने तो फॉर्म में प्रोवाइड नहीं किया, हम फॉर्म कैसे भरे? कहते थे नहीं तो हाई कोर्ट की जजमेंट हम नहीं मानते। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई थी, सुब्रोज फाउंडेशन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई कि एक्सेस एप्लीकेशन अगले साल का माना जाएगा। और कहता क्या है, लीजिए हम लॉ बदल देते हैं। बदल दिया लॉ, अब ये एक्सेस एप्लीकेशन अगले साल का नहीं माना जाएगा। क्लियर कर दिया, चाहे आप 1023C में हो या 11 में हो, ये अगले साल नहीं। खर्च कर दिया तो कर दिया, चाहे वो 15% से करा, चाहे कॉर्पस से करा, हम नहीं जानते। ये एक्सेस एप्लीकेशन कैरी फॉरवर्ड। मनीष जी याद रखिए, आप बहुत ये ऐसी गड़बड़े करते थे कि भाई एक्सेस एप्लीकेशन है अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लाइंट्स को बोल दीजिए अब एक्सेस एप्लीकेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती। छारिया जी, हाँ छारिया जी भी तो यही काम करते हैं, इनका तो इंस्टीट्यूट है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। तो छारिया जी ध्यान रखिए, अब नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट ही तो लूप होल ढूंढता कौन है? बाकियों को तो समझ में नहीं आता लॉ। चार्टर्ड अकाउंटेंट कह लो या नीतिका जी हंस रही हैं, भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट में लॉयर्स इंक्लूड होते हैं, इनकम टैक्स के लॉयर सारे इंक्लूड होते हैं। मैं ये नहीं कहता, प्रोफेशनल कह देता हूं, मैं प्रोफेशनल कह देता हूं। आप कहे तो मैं प्रोफेशनल वर्ड यूज कर देता हूं, और कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि नीतिका जी कह रही कि हमारा नाम दिया नहीं है, लीजिए आपका नाम ले दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? देखिए मैंने अगला पॉइंट जब शुरू करा था तो उनको बताया था
सीकरी साहब को, क्योंकि सीकरी साहब ने जजमेंट दी थी 36(1)(a) की, कि हालांकि लॉ में लिखा हुआ है द कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ESI और एनी अदर फंड शुड बी मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट, लॉ में क्लियर है। लेकिन उन्होंने एक जजमेंट दे दी ML की, वो जब हाई कोर्ट के जज थे, कि नहीं 43B लगेगा इफ यू डिपॉजिट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर 139(1), तो हम उसको अलाउ कर देंगे। सर उनकी इतनी इमेज थी अच्छी कि 12 को हाई कोर्ट ने फेवर में जजमेंट दे रखी है हमारे। सबने कहा और जीकरी साहब ने जजमेंट दी है तो जरूरी डेफिनेटली ठीक है। और एक हाई कोर्ट गुजरात था या कुछ एक और था राजस्थान हाई कोर्ट, जिसने हमारे अगेंस्ट जजमेंट दी थी। और आपकी CPC में हमेशा ये रगड़ा चल रहा था, हमेशा CPC में रगड़ा हो रहा था कि अगर आपने प्रोविडेंट फंड ESI ड्यू डेट के बाद जमा कराया बट बिफोर 139(1) कराया तो वो अलाउ नहीं कर रहे थे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो करते थे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे। फिर वो कई बार इन्होंने इंटरनल इंस्ट्रक्शन देकर अलाउ कर दिया, लीजिए खत्म हो गया मामला। एक्सप्लेनेशन डाल दी गई 36(1)(a) में that section 43B will not be applicable in this case। वो जो ड्यू डेट का मतलब 43B नहीं होगा, ये तो ड्यू डेट अंडर रिस्पेक्टिव एक्ट ही होगी। और 43B में भी लिख दिया कि भैया ये वाला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 43B में कवर्ड नहीं। तो भैया लिखा है डेल डीम्ड टू हैव बीन नॉट अलाउड कवर्ड। अब ये मैंने बात करी कि सर ये क्या है, पुराने केस खोल दोगे? कहते पुराने केस नहीं खोलेंगे। अब जो जजमेंट पेंडिंग पड़ी है, लेट द हाई कोर्ट टेक इट्स ओन व्यू कि उनको अलाउ करना है कि नहीं करना। आगे से हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और पुरानों को जो हमने अलाउ कर दिया है हम नहीं खोलेंगे, ये अश्योरेंस है। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन जो होती है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होती है जब लॉ बनता है। लेकिन कई बार आजकल इन्होंने एक अश्योरेंस दे रखी है कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं करेंगे, ये कर रखी है एश्योरेंस। अब आप नोट्स ऑन क्लॉजेस में भी पढ़ो तो उसमें ये वर्ड लिखा है 2021 से वो। तो इसलिए रिलैक्स हो जाइए, जिनका केस हो चुका है उसको डरने की जरूरत नहीं है, जिसका केस नहीं हुआ वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसका बेनिफिट दिया जाए कि नहीं दिया जाए। आई कांट हेल्प इट। ये एक आपको आगे से क्लैरिटी हो गई, बट बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है। एक दिन भी बाई चांस डिले हो गया प्रोविडेंट फंड जमा कराने का, ESI जमा कराने का, और भी कोई भी जो वेलफेयर फंड का जमा कराने का विनाश जी, तो क्या होगा? खर्चा ही नहीं मिलेगा, इनकम मान ली जाएगी। सेक्शन 10 क्लॉज 224 सब क्लॉज 10 कहता है दिस विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम। अरे गए थे क्या इनकम का, अभी तो पैसा उसका काटा, वो फिर मेरी इनकम बना दोगे और जमा भी कराना पड़ेगा। है तो है नहीं, जमा नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन मुझे टैक्स देना पड़ गया, उसमें देना पड़ गया नहीं जी अविनाश जी। ये मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन अब क्या करें, लॉ तो लॉ है और लॉ में क्लियर कट लिखा भी हुआ है, ये तो लिखा। और अब तो प्रोविडेंट फंड का ग्रेस पीरियड भी खत्म हो गया, जो 5 दिन का हुआ करता था। प्रोविडेंट फंड में अब ग्रेस पीरियड नहीं है, अब तो 15 तारीख ही है, वो 20 वाला काम खत्म हो चुका है। तो ध्यान रखना 15 तारीख प्रोविडेंट फंड, 21 तारीख ESI लिख लीजिए अपने पास और पहले ही जमा करा दीजिए। हमें आदतें बड़ी खराब है, लास्ट मिनट में काम करेंगे। 21 को ही कराना है हमने, 15 को ही कराएंगे, 14 को नहीं कराएंगे। और भाई आज ही के आजकल ऑनलाइन हो गया तो आप करा सकते हैं। GC मिश्रा जी बोल दीजिए अपने आदमियों को कि ये लॉ बदल जाएगा और ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट में जो आपको बता रहा हूं वो ये था, आपने सुना था कि जो हाउसिंग डेवलपर हैं वो हाउस उनके बिक नहीं रहे थे, स्टॉक इन ट्रेड बता, रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं बिक रहे थे, और वो कह रहे थे हम आपको मार्जिन जो दे रहे हैं, पहले तो 5% मार्जिन था। If the stamp duty value exceed 100% plus 5% thereof, then we will take stamp duty value under 43CA, which 5% was increased to 10%. तो भी बड़ा डिफरेंस है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में और एक्चुअल सेल प्राइस में। तो उस केस में एक छोटा सा कंसेशन दिया है चोपड़ा साहब, ओनली छोटा सा कंसेशन, थोड़े दिन तक, 30 जून तक। क्या कंसेशन दिया है कि आपको ये फैसिलिटी 20% दे दी जाएगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ रुपया है सर, आपने 80 लाख का बेचा तो 80 में 20 जोड़िए तो 16 होता है, 96। इस वक्त स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ ली जाएगी। लेकिन आपने 82 का बेचा और 82 का 20% 16.4 होता है, एम आई राइट?
ऐसे ही होगा तो वो 1 करोड़, वो भी 1 करोड़ नहीं हुआ 84 का बेचना पड़ेगा। मैं जान के देखा था कि ये मुझे पकड़ते हैं, नहीं पकड़ते हैं। समझ के आ गया। अगर ये 82 का हाँ करेगा ना 20% तो वो भी गलत होगा। 84 हो गया तो क्या होगा सर? 16.8। तो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ है, ये बढ़ गया तो इस केस में 84 मानी जाएगी। 43C है तो फायदा है ना। कंसेशन 20% तक बट लिमिटेड पीरियड। और प्लीज नोट, ये रेजिडेंशियल यूनिट फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होनी चाहिए बाय द बिल्डर, फर्स्ट टाइम, ये रीसेल वाला नहीं है, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट। और 20% तक का मार्जिन आपको दे दिया गया और प्राइस 2 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए कंसीडरेशन प्राइस। ये भी समझ लेना अविनाश जी, एक्चुअल कंसीडरेशन शुड नॉट एक्सीड, बड़े बड़ों का 10% ही है, ये तो छोटे फ्लैट्स का जो वो आपको ये बेनिफिट उन्होंने दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब मायूस होने की बात है, पिछले साल भी मायूस हुए थे, इस साल और हो जाओ 44AB। अब मैं क्या कर सकता हूं? दैट 5 करोड़ लिमिट जो लास्ट टाइम आई थी, दैट हैज बीन रेज्ड टू 10 करोड़। वही वाली बात है, 95% रिसीट एंड 95% शुड बी इन ए मोड अदर देन कैश, लेकिन 5% तक तो अलाउड है। लेकिन अब तो ऑडिट भी गया 44A। चिंता क्यों करते हो? उस फीस तो आपको वही मिलती थी चाहे आप खुद करो ऑडिट या को करो, फीस तो कम नहीं होगी, लेकिन ऑडिट चला गया। सर मैं तो बहुत खुश हूँ, वैसे तो मैं करता ही नहीं तो खुश तो मैं वैसे क्या होगा ना, मुझे कोई फर्क पड़ा, लेकिन बहुत रिस्क काम है। 3CD फॉर्म भरना इम्पॉसिबल है, ये छोटे आदमी तंग करते हैं, बड़े आदमी के सिस्टम्स हैं, बड़े आदमी की सब चीजें हैं, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड है, सब कुछ है, छोटे आदमी का कुछ पता ही नहीं लगता। तो इसलिए हमेशा ही डर लगता था 3CD भरना, सारे ही नॉट एप्लीकेबल हो जाते थे वहां पर। मैं नहीं कर रहा हूं, सो नॉट एप्लीकेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने मुझे कहा मैं कर दूं तो क्या होगा? कर ले बेटा, क्या होगा? तेरी ड्यू डेट 31 जुलाई रहेगी, अक्टूबर नहीं होगी। कभी सोचे ड्यू डेट मेरी बदल जाएगी? वो सिर्फ कंपनी की बात छोड़ो, कंपनी का तो स्टैट्यूटरी ऑडिट की वजह से है, लेकिन अगर एक पार्टनरशिप फर्म है अविनाश जी, या एक इंडिविजुअल है और वो 10 करोड़ से कम है और करो मैं टैक्स ऑडिट करूंगा, कर ले भाई गौरव जी, कर ले, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न कौन सी होगी? 31 जुलाई। अब इसको अक्टूबर मत कह देना, अक्टूबर तो जब मैंडेटरी 44AB लगेगा। ये लोगों को बता रहा हूं बार बार, कभी लोगों को कहो जी हम तो ऑडिट कर रहे हैं, हम तो ऑडिट कर रहे हैं, करते रहो, बताओ ना। लेकिन अरुण जी, डेट, ड्यू डेट क्या? 31 जुलाई, ये याद रखना, 31 जुलाई। मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं क्योंकि रिलैक्स करके बैठे हैं ना, खड़े होकर नहीं है, कमरे में बैठे हैं, बात कर रहे हैं और सारे मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूं। तो ये याद रखिए 31 जुलाई रहेगी, मुझे बाद में मत कहना। लीजिए 44ADA में क्या चेंज किया, मैं तो हैरान रह गया। अभी तक था पर्सन हु इज कैरिंग ऑन ए प्रोफेशन अंडर 44AA, 44AA was could go for presentive scheme of 50% of the total receipt if the total receipt does not exceed 15 lakh। लेकिन पर्सन लिखा था, हमारे दिमाग में हमेशा था, क्योंकि देखिए कंपनी प्रोफेशन नहीं कर सकती, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, हमारे दिमाग में तो इंडिविजुअल था, फर्म था और LLP भी था। इन्होंने देखा ये क्या हो गया, LLP को तो अकाउंट्स बनाने मैंडेटरी है एज पर दी लॉ, तो इन्होंने LLP हटाना था, तो LLP इन्होंने ऊपर से 44AD लिया, कॉपी कर दिया, नीचे लिख दिया नाउ दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF और पार्टनरशिप फर्म अदर देन। अरे भैया मुझे ये तो बता दो, क्या HUF प्रोफेशन कर सकती है? क्या HUF प्रोफेशन कर सकती है? इनके हिसाब से तो कर सकती है। तो चोपड़ा साहब, आप तो प्रेसिडेंट रहे इंस्टीट्यूट के, करवा दो ना, कि CA भी प्रैक्टिस कर सकता है अगर करता HUF में, अगर करता उसका वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये क्या लॉ बनाया मुझे तो समझ में नहीं आया। हाउ कैन ए प्रोफेशन, हाउ कैन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट डज द प्रैक्टिस इन HUF? लेकिन वो सारे मेंबर होने चाहिए चार्टर्ड फिर तो फर्क ही बना लेना यार। आई एम रियली सरप्राइज्ड, ये मेरे समझ में नहीं आया कि वो गलती करते ना, क्या करते, कॉपी करते, कटिंग एंड पेस्टिंग, ऊपर से उठाया 44AD में, 44ADA में डाल दिया।
अरे भैया एचयूएफ नहीं कर सकता प्रोफेशन, जैसे कंपनी नहीं कर सकती। सबको पता है कंपनी प्रोफेशन थोड़ी करती है। प्रोफेशन तो यू हैव टू हैव स्पेशल अटेनमेंट। कंपनी के पास कौन सी अटेनमेंट होगी संजय शर्मा जी? लॉयर कर सकता है 44 एडीए, तो लॉयर, अब एचयूएफ आपकी फर्म है संजय शर्मा जी, आप कर लोगे? बताइए ना, लॉयर बन जाएगा संजय शर्मा? लेकिन ये तो लिख दिया इन्होंने, मुझे क्या पता 44 एडीए में लिखा है, तो मैं कुछ नहीं जानता, बट है गलत। जो गलत है सो गलत होगा। अगला सेक्शन था 44 डीबी। अरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को अब वो अपना अमलगेट करके बैंक बनाना चाहते हैं, नॉर्मल शेड्यूल्ड बैंक। तो उसके लिए फिर 44 डीबी में जो रीऑर्गेनाइजेशन के जो बेनिफिट होते हैं, जैसे अमलगमेशन के होते हैं, डीमर्जर के होते हैं, वो बेनिफिट 44 डीबी के उनको भी दे दिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ शेड्यूल्ड नॉर्मल बैंक। अगला पॉइंट, अब देखिए हम लोग बड़ा ज्यादा स्मार्ट बनते हैं और हम ही पकड़े जाते हैं। 45(4) एक सेक्शन था, वो क्या था कि अगर देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म एंड इफ द एसेट इज गिवन इन काइंड टू द पार्टनर ऑफ दैट फर्म, तो देयर विल बी अ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ द फर्म एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फेयर मार्केट वैल्यू। मेरी बात सुन लिए, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसकी लैंड एंड बिल्डिंग है जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपया थी, मैंने खरीदी थी, आज उसकी मार्केट वैल्यू 20 करोड़ रुपया है। तो मैं क्या करता था, उसको रीवैल्यू कर लेता था, रीवैल्यू करके रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर कर देता था, और अगले साल जाकर मैं उसको कैपिटल को वो अपना वो पार्टनर निकल जाता था और पार्टनर को चला जाता था। ऐसे नहीं देते थे, पार्टनर को कैपिटल देके निकाल देते थे और उसको पैसे मिल जाते थे। लीजिए 45(4) और 45(4)(a) दोनों डाल दिए नए, सब्स्टिट्यूट कर दिया 45(4) को। अब देखिए क्या होगा अगर आपने एसेट को रीवैल्यू किया, आपने एसेट को रीवैल्यू किया। प्रवीण भाटिया तो ज्यादा प्लास्टिक गुड्स के लिए बहुत ज्यादा वो करते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर एक पार्टनरशिप फर्म में प्रवीण जी आप हैं और आपने एसेट को रीवैल्यू करके और आपने अपने कैपिटल अकाउंट को कर दिया और बाद में कैपिटल अकाउंट बढ़ गया और आपने एसेट दे दी उतना अमाउंट की, तो वो कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, फर्म को लगेगा। फर्म को अब तो फेयर मार्केट वैल्यू से वो वाली कैपिटल लेना जो आपकी विदाउट वैल्यूएशन है। और अगर दूसरे में 45(4)(a) में कह दिया अगर मनी दी, पहले कहते थे कैपिटल दी कैश दिया चल बाहर हो जा, और उसको रीवैल्यू कर चुके थे, वो भी अलाउड नहीं होगा। अब ध्यान रखना कैपिटल विदाउट रीवैल्यूएशन, अगर आप रिटर्न, और पहले एक और कंडीशन थी संजय जी, डिसोल्यूशन और अदरवाइज वर्ड था, और लोग करते थे रिटायरमेंट इंक्लूडेड नहीं है, कुछ केस थे कुछ केस नहीं थे। अब इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन भी कर दिया, इवन रिकॉन्स्टिट्यूशन विल बी 45(4) एंड 45(a). तो ये ध्यान रखना, प्लानिंग सब बातें बंद कर दो, सुधर जाओ, बता रहा हूं, 5 करोड़ का नुकसान हो गया। कोई नहीं, सुधर जाओ, ये मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। आइए आगे चलते हैं। सर एक न्यू रिजीम लाए थे इंडिविजुअल एचयूएफ की कि भैया आप 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 2.5 लाख पे 10%, अगले 2.5 लाख पे 15%, अगले 2.5 लाख पे 20%, अगले 2.5 लाख पे 25% और बाकी 30%, 15 लाख। किस लिए लाए थे कि चलो तो आपको कंसेशन दे रहे, लेकिन साथ में ये बोल दिया था चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, बाकी और भी कई चीजें नहीं मिलेगी स्टैंडर्ड एक्शन। चैप्टर 6 से तो बोला था, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, चैप्टर 6 से वाली अमेंडमेंट किए जा रहे हैं और उसको एक्सटेंड किए जा रहे हैं। अब 80EE क्या है, हाउसिंग अगर आपने अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदी और 45 लाख के ऊपर का खरीदा नहीं है और लोन सेंक्शन कराया था अप टू 31 मार्च 21, तो आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता था। लेकिन ओल्ड रिजीम में होंगे तभी होगा ना अनाज की। तो जब आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं तो फिर अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या थी? ओल्ड वालों के लिए तो इसका मतलब सभी ओल्ड में रहेंगे, तो आप तो खुद ही चाहते हैं कि ओल्ड न्यू रिजीम में कोई जाए ही ना। तो अब 80EE जो हाउस लोन का सैंक्शन था, 45 लाख से ऊपर का घर नहीं खरीद सकते और आप अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आया था, और वो अलाउड था आपको 1.5 लाख रुपया इंटरेस्ट, वो 1.5 लाख रुपया है, लेकिन अब लोन सैंक्शन की डेट बढ़ा दी, 31 मार्च 22 कर दी, तो 1 साल एक्सटेंड कर दिया 80EE, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सेक्शन अफोर्डेबल हाउसिंग 80IB, वो लो, अब आपको वो प्रोजेक्ट जो सैंक्शन कराना था अरुण जी, 31 मार्च 21 लास्ट डेट थी और उसमें और भी चेंजेस आई थी, उन्होंने कहा 1 साल और बढ़ा
कारण है ना, पेंडेमिक आ गया, काम बिका नहीं, माल हुआ नहीं, लेबर थी नहीं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए उन्होंने 1 साल बढ़ा दिया। और एक और नया कॉन्सेप्ट निकाला, ये माइग्रेट लेबर है, आते हैं मकान किराए पे लेते हैं, और उसकी हाउसिंग प्रोजेक्ट है रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसके लिए भी एक बेनिफिट दे दिया कि अगर रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो सेक्शन 80IB सब सेक्शन 1 कैपिटल A डाल दिया कि वो रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट का भी आपको 100% रिडक्शन मिलेगा जो उससे अमाउंट आएगा। तो ये अच्छा किया मेरे हिसाब से तो, और ये नया कॉन्सेप्ट डाला रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट, और वो इसलिए बढ़ा दिया कि कोविड की वजह से टाइमली सैंक्शन नहीं हुए लोन, तो इसलिए आगे कर दिया वो हाउसिंग प्रोजेक्ट। क्लियर है सर? ये भी आपको अगला पॉइंट आपको बताते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं 139(1) में लिखा है एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल हुज टोटल इनकम एक्सीड सर्टेन लिमिट वो करेंगे, और उसकी ड्यू डेट आपको पता ही है 31 जुलाई है, और पार्टनरशिप फर्म की 31 जुलाई है, ऑडिट होता है उसका अक्टूबर। हमारे सेक्शन 5A है गोवा में पोर्टुगीज लॉ जो है जिसमें कम्युनिटी ऑफ पर्सन होता है, वो कहते हैं सर आपने कह दिया कि इसकी जो पार्टनर की डेट है वो वही होगी जो फर्म की डेट है। अगर फर्म की 31 अक्टूबर है, चाहे पार्टनर वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, उसकी भी 31 अक्टूबर होगी। अविनाश जी नहीं, वर्किंग पार्टनर किसने कह दिया? सर ला पढ़ लिया करो, पिछले साल बदल गया था अविनाश जी, चेंज हो गया था। अब वर्किंग नॉन वर्किंग की 31 अक्टूबर हो चुकी है, अगर उनका 31 अक्टूबर है तो, अगर जुलाई है तो जुलाई है। अब वो कहने लगे कम्युनिटी ऑफ पर्सन में हस्बैंड वाइफ तो अलग अलग टैक्स लगता है, और हस्बैंड वाइफ वहां कम्युनिटी ऑफ पर्सन है, तो आपने तो ये मेल का कह दिया, स्पाउस का क्या होगा? तो अब उन्होंने स्पाउस की भी लिमिट वही कर दिया। पार्टनर अगर पार्टनर का है, पार्टनर तो एक है तो दोनों का आना है, तो उसको स्पाउस की रिटर्न कैसे भरोगे? क्योंकि वो कम्युनिटी ऑफ पर्सन वहां दोनों का इकट्ठा होता है। तो इसलिए उन्होंने 5A में जो चाहा उस पर 139 में कह दिया उसकी डेट भी वही होगी जो डेट पार्टनर की, जो पार्टनर है। ठीक आ गया अविनाश जी? ये वाला पॉइंट भी मैं आपको बताना चाहता था। अब आइए नेक्स्ट जो पॉइंट आया वो आपका है 139(9). उसमें आपको बोर्ड को कुछ पावर दे दी गई है, वो डिफेक्टिव रिटर्न के बाद कोई लीनियंट व्यू लेके कोई गाइडलाइंस बना दी जाए, वो उन्होंने एक अच्छा काम किया, अप्रिशिएट करने वाला है। आइए अब 143(1) आपको पता है 1A में क्या होता था? एडजस्टमेंट्स होती है, इनकरेक्ट क्लेम और अर्थमेटिकल एरर, और या ऑडिट्स में कोई आपको बोला एक्सपेंडिचर जो डिसअलाउएबल है तो वो भी वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वो सिर्फ एक्सपेंडिचर लिखा था, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है ड्यू टू दैट वो नहीं लिखा था, जो उसमें इंडिकेट कर दिया आपने 3CD फॉर्म में लिख दिया कि ये इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन वो रिटर्न में नहीं भरता तो वो क्या होगा? तो अब इन्होंने क्या किया है 143(1) में ये भी एडजस्टमेंट अलाउ कर दी है। नॉट ओनली फॉर ऑडिट की ऑब्जेक्शन है कि ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होना है, अब ये इनकम इंक्रीज होनी है तो वो भी अब हो जाएगी, वो एडजस्टमेंट 143(1) में कर देंगे ए में, आपको बता दूं। और आपको पता है 143(1) कितने पीरियड के लिए होता था? 1 ईयर में इंटीमेशन भेजनी होती थी फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विद द रिटर्न वाज फाइल्ड, उसका 1 साल होता था। अब हर चीज में 3 महीने हटा दिए तो 9 मंथ्स कर दिया कि अब इंटीमेशन 31 दिसंबर तक आई। वो तो आपको पहले भी बता दूं, रूल क्या हो गया है कि जो असेसमेंट कंप्लीट होनी है 153 में, उसका पीरियड 3 महीने कर दिया है। अभी आगे बताता हूं ना, 139(4) देखो जरा। अभी तक 139(4) क्या था? बिलेटेड रिटर्न। Belated return can be filed if you have not filed the return before the due date under 139(1). It could be filed before the end of the relevant assessment year, or the assessment is complete, whichever is earlier. Revised return में भी यही था कि it could be filed before the end of the relevant assessment or before the assessment is complete, whichever is earlier. अब इन्हें कह दिया belated return or revised return can be filed 3 months, at least 3 months before the end of the relevant process. आप अमरीश जी सुन लो, हमेशा 31 मार्च को रिटर्न में भरा करते थे, पूरा ऑफिस खोलते थे आप, ये मैं आपको बता दूं। 31 दिसंबर के बाद रिटर्न जा ही नहीं सकती। 31 दिसंबर के बाद जनवरी में घूमने जाइए हिल स्टेशन पर, कोई रिटर्न जाएगी नहीं 31 दिसंबर के बाद। न्यू ईयर कैसे बनाएंगे सर? 31 दिसंबर को मनाकर रात को 12 बजे न्यू ईयर मनाना है, पहले थोड़ी मनाना है। सो 31 दिसंबर लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न हो गई ऑफ द असेसमेंट ईयर। बिलेटेड अगर रिवाइज करनी है तो भी, ये बात सुन लीजिए, रिवाइज हो या बिलेटेड हो, 31 दिसंबर हो गया। अब वो मैंने कहा वो जो तो आपने फाइन लगा रखा है
5,000 रुपए का अगर रिटर्न 31 दिसंबर के बाद में होगी तो क्या होगा? कहता वो तो भूल गए। वो तो हटेगा ही और प्रैक्टिकल ही नहीं रहा। इट हैज नॉट बिकम प्रैक्टिकल नाउ। कोई 31 दिसंबर के बाद रिटर्न जा ही नहीं सकती, 31 बाद का रिटर्न जा ही नहीं सकती। अब तो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ए रिटर्न वेदर इट इज बिलेटेड और रिवाइज इज 31 दिसंबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। गए 31 मार्च में गया। पहले तो 1 साल मिलता था फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। पहले तो 12 + 12 थे, फिर 12 कर दिए, अब तो 9 ही कर दिए सर। और ये 9 महीने में ही कर सकते हैं और इसीलिए वो उन्होंने कर दिया कि आपको 9 महीने में ही इंटीमेशन देंगी। और वही देखिए 143(2), अभी तक 143(2) क्या था? द नोटिस अंडर 143 कैन बी सर्व्ड विदिन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वाज फर्निश्ड। उसको भी 3 महीने कर दिया। अब जो स्क्रूटनी नोटिस आएंगे, अब तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर देगा या नेशनल वो वाला देगा। वो जो नोटिस आएंगे वो लास्ट डेट 30 जून है। वो जमाना चला गया, 30 सितंबर तक इंतजार करते थे, अब 30 जून तक है। रुक जाया करो क्योंकि जुलाई में रिटर्न भरनी है। समझ में आ गया? ये रुक जाया करो, जुलाई पहले तो भरनी पड़ती थी ना। 30 सितंबर नहीं रहा, स्क्रूटनी क्या हो गई 30 जून तक। ये 143(2) में चेंज आया है 140। अब तो सारा चीज सर कह रहे सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, डिजिटल हो गया, टाइम पीरियड कम कर। सो scrutiny notice will be served on you latest by 30th of June of the relevant from the end of the financial year in which the return was furnished by you. Clear है सर? क्लियर है सर? अगला पॉइंट मैं आज रैक से क्यों कर रहा हूं? मुझे दूसरा लेक्चर देना है लेकिन कहीं जाना नहीं है, यही बैठ के करना है। नहीं तो ट्रेवल करना पड़ता था, ट्रेवल करना पड़ता था। हाँ मुझे मालूम है, अनिल जी आए हुए, ट्रेवल करना पड़ता था, आधा घंटा ट्रेवल में लग जाता था। अब ट्रेवल तो नहीं करना ना, तो यही बैठ के 2-4 मिनट अनिल जी को कहूंगा बोल देना आ रहा हूं तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सर बहुत चेंज आया। पहले 153 सुन लो। टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट 153 में किसी जमाने में 24 होता था, फिर 21 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 12 हुआ, अब 9 हो गया। 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। लेकिन उनके तो 12 ही मिल गए उनको। आप कहेंगे उनको 12 कैसे मिल गए? 31 दिसंबर को आपने भरा, 31 दिसंबर टाइम बार्ड है, तो उनका तो 12 ही रहा। मैंने बोला मैंने ये क्या किया, अपने तो मजे ले गए कि नहीं 3 महीने कम किया है। मैं आपने 3 महीने रिटर्न का कम कर दिया, अपना 3 महीने कम करके पीरियड तो आपके पास 12 महीने ही है। 143(2) के लिए भी 6 महीने, वही है 6 महीने पूरे। 143(2) के भी 6 महीने है। तो गौरव जी मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं? ये है स्मार्टनेस, ये है दिमाग लगाना। क्योंकि पहले मार्च के बाद जून होता था, सितंबर होता था, अब दिसंबर के बाद वो आ गया, तो 6 महीने तो उनको मिल गए ना। ये दिमाग है जो लगाते हैं ये 143(2) रेड विद 153 पूरा वो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आया जो रवि जी बड़े आपको एक्सपर्ट समझते हैं अपने आप को, और साथ में हमारे मनीष जी, एक तो ये सर्च केसेस करा करते हैं। सर्च केसेस तो 153A, 153B, 153C था। मनीष जी 31 मार्च 2021 के बाद कोई भी सर्च होगी तो 153A नहीं लगेगा, 153B नहीं होगा, 153C नहीं होगा, पहले वाले तो मिलेगा। आप पहले मिलेगा 31 मार्च 2021 के बाद। मतलब आप सारी रेडे अभी करा दोगे? क्या आप करवाते हो रेडे? मेरे समझ में नहीं आया। सो 31 मार्च 21 के बाद कोई भी सर्च होगी या सर्वे तो खैर पहले भी था, सर्च होगी या रिक्विजिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा, उस केस में 132 तो लगेगा, 132A तो लगेगा, लेकिन 153A, 153B और C खत्म है। और जो नॉर्मल, तो अब क्या होगा? सारे सेक्शन बदल दिए, 147, 148, एक और नया सेक्शन डाला 148 कैपिटल A, 149, 150, 151, 151A, ये सब में चेंजेस कर दी गई। नया डाला 151A में तो माइनर चेंज करिए, वो तो फेसलेस वाला है, वो तो कोई बात नहीं। आइए क्या किया है देखिए। 2 पार्ट हो गए। एक नॉर्मल जो इनकम स्केपिंग असेसमेंट है, इफ देयर इज इनकम व्हिच हैज एस्केप्ड असेसमेंट इन एनी असेसमेंट ईयर, देन तो आप सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148 to 153, देन वही वाला है ना, द असेसमेंट कैन बी डन एंड इट यू विल हैव टू फाइल ए रिटर्न, वही वाला जो है वो किया। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए।
अब रिस्क स्ट्रैटेजी से वो निकाला जाएगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उनके आई, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। रिस्क स्ट्रैटेजी और वो जो सिस्टम है वो फॉलो करेगा। या कंप्यूटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अरुण जी जो कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने कोई इशू पॉइंट आउट किया तो वो भी मान लिया जाएगा इंफॉर्मेशन। यू हैव इंफॉर्मेशन इन योर पोजीशन, तो वो इंफॉर्मेशन मानी जाएगी कैग वाली, वो मानी जाएगी। ये तो उन्होंने डाल दिया इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर 132 है, 132A है, वो तो हमेशा ही 148 और 147 और 149 47 में जाएगा। उसके बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। वाक्यों में लिखा if he has reasons to believe that there is income which has escaped assessment। रवि जी यही बोला करते थे, रीजन टू बिलीव नहीं है। और रवि जी तो ये कहते थे, चैलेंज करते थे, ऑब्जेक्ट करते थे रिटर्न भरने के बाद, और उसको कहते थे ऑब्जेक्शन दो कि ये तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब आपको कुछ नहीं देना उन्होंने, रिस्क स्ट्रैटेजी वालों ने बनाया तो थैंक यू वेरी मच। कैग का आया, थैंक यू वेरी मच। अगर सर्च हुआ थैंक यू वेरी मच। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 147 होगा ही होगा। क्लियर हुआ? अब आगे सुनिए। अगर आपका नॉर्मल रीअसेसमेंट है तो 148A डाला है कि पहले वो अप्रूवल लेगा किसकी, हायर अथॉरिटी की, स्पेसिफाइड अथॉरिटी, उसके पास इंफॉर्मेशन है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। इफ यू वांट ही शैल इन्वेस्टिगेट द मैटर, इंक्वायरी करेगा, आपको शो कॉज दिया जाएगा। पहले बताया जा रहा है, पहले तो बताते ही नहीं थे। आप कहते रिटर्न भरो उसके बाद बताएंगे, अब रीजन बाद में बताते थे ना, अब रीजन बता दिए जाएंगे आपको कि भाई ये रीजन है, show cause why this not be reassessed or this not be treated as income because it has escaped assessment। तो संजय जी 148A पहले होगा और 180-48 की रिपोर्ट बनेगी, अप्रूवल लेके पहले बनेगा और आपको शो कॉज देकर अगर वो सेटिस्फाइड है तो 148 आ गया। उसके बाद आपको 148 में नोटिस आएगा, उसके साथ ये कॉपी लगाई जाएगी, ऑर्डर ऑफ 148A। लेकिन रुकना संजय जी, ये 148A सर्च वालों के लिए नहीं है, वो रिक्विजिशन वालों के नहीं है, और उसने परमिशन ली दैट देयर इज अ मनी बुलियन ज्वेलरी फाउंड, उसके लिए नहीं। ये सिर्फ नॉर्मल केसेस ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में 148 की इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी और उसके बाद 148 इशू होगा। और 148 इशू हुआ तो फाइल है रिटर्न ऑफ इनकम, एंड आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको पता तो लगेगा कि क्या क्या चोरी करिए। होगा फेसलेस ही सब कुछ, और तो भूल जाओ, फेस तो किसी को पसंद नहीं है, किसी का एवरीथिंग फेसलेस। अरे ट्रिब्यूनल फेसलेस होने जा रही है जिसमें आप बड़े जाया करते थे, अब देखूंगा क्या करोगे, फेसलेस ट्रिब्यूनल। मैं तो पहले ही कहीं नहीं जाता था, अब तो मैं आराम से बैठकर ऑफिस से काम करूंगा। ऑफिस का खर्चा बढ़ जाएगा, खाने पीने का यहीं से खाया करेंगे। पहले तो एक समोसा खा लिया करते थे, वहां पे पेट भर जाता था, अब ये कहेंगे नहीं पूरा खाना चाहिए। चलिए आगे वापस आ गए। सर थोड़ा बहुत एंटरटेन करना पड़ता है, बड़े बोरिंग हो जाता है, कभी ये सोचो कि मैंने कुछ किया। तो मैं ये बता रहा हूं कि अब 148 आएगा, अब रिटर्न भरेंगे, फिर 147 में असेसमेंट होगा। पीरियड बड़ा कमाल कर दिया। वो 149 में अथॉरिटी है, और वो अथॉरिटी वही है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर 3 साल का केस है, अगर 10 साल का केस है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उससे परमिशन मिलेगी। वो तो सब हो गया, लेकिन रुकिए, पहले 6 years था फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर फॉर विच इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर विच इनकम हैज एस्केप्ड। अब इसको कर दिया 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर विच इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। 3 साल, मतलब 4 साल टोटल हो गए। 3 साल, पहले 7 साल गिनते थे, अब 3 साल। तो मुनीश जी कहते अब तो लॉकर में पैसे रख लो। कहाँ, 3 साल तक खोलो ही ना लॉकर, और वो पैसे पड़े हैं तो उसके बाद तो वो तो कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्या है, 3 साल है, आप बता ही नहीं सकते हमारा केस खुल सकता है। मैंने मनीष जी का रुक जाओ, 40 लाख से ऊपर मत रखना, क्योंकि 50 लाख होते ही पीरियड कितना हो जाएगा, 10 साल। द मोमेंट इट इज 50 लाख, द पीरियड इज पर ईयर, 50 लाख पर ईयर। सानी साहब 50 लाख पर ईयर, अगर है कोई 3 साल से पुराना तो 10 साल तक वो हो सकता है 50 ईयर। और एक चीज और बता दूं, 148 और 147 किसी पर्टिकुलर ईयर का आएगा, लेकिन 132A है या 132 है तो उस केस में 3 साल की रिटर्न का नोटिस आएगा। यू हैव टू फाइल द रिटर्न ऑफ ऑल दी 3 years। पहले 6 years होता था, अब 3 years हो जाएगा।
रवि जी कहते हैं अलग अलग नोटिस आता था। मैं कहा अलग अलग आए या कंबाइंड में आए, माप तो मतलब तो एक ही है, 3 साल का नोटिस आएगा। वहां 3 साल की रिटर्न भरनी जरूरी है अगर सर्च का केस है, लेकिन अगर सर्च का केस नहीं है तो जिस ईयर के इनकम स्केप है उस साल की रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी। ये आ गया सर सारा चेंज, जो 148A आया, 149 आया, 150 आया। रवि जी मैंने सब कुछ कवर कर दिया, मेरे ख्याल मैंने उसमें सब चीजें आपको बता दी, ध्यान रखिए। अब देखिए मदान साहब मेरे सामने आ रहे हैं। मदान साहब आपकी उम्र वही 75 साल की तो हुई नहीं है, तो आप मेरे सामने क्यों आ रहे हैं? ये प्रोविजन तो 75 साल की उम्र वाले का है, और वो 75 साल की हमें बेवकूफ बनाया गया। 194P क्या है सर? आप पेंशन ले, मदान साहब आपको पेंशन मिलती हो और इंटरेस्ट हो और उसी बैंक अकाउंट में हो, और कोई नहीं, 2 बैंक अकाउंट नहीं हो सकते, उसी बैंक में हो, तो तब आपको रिटर्न नहीं भरनी है। और बैंकों को बोल दिया गया है कि उसमें जितना टीडीएस बनेगा सब काटना पड़ेगा। बैंक वाले तो पहले ही खा जाएंगे हमें कि हम नहीं करते ये काम, तो बैंकों को करना पड़ेगा ना। इट विल बी ड्यूटी ऑफ द बैंक टू डिडक्ट टीडीएस ऑन द होल अमाउंट ऑफ द पेंशन एज वेल एज द इंटरेस्ट। आप 2 बैंकों में खाता नहीं खोल सकते। अगर 2 बैंकों में तो 194P नहीं मिलेगा तो फायदा क्या हुआ? ऐसे कौन से हैं? अरे क्या दिखा रहे हो कि हमने कुछ किया, सीनियर्स 75 साल से ऊपर किया, इससे अच्छा तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया है। 75 साल की उम्र का फ्री इलाज कर दिया, करा है कि नहीं करा है? फ्री इलाज करेंगे 75 साल का, लेकिन 90% जाएंगे नहीं है। अब मैं 75 साल होने वाला हूं मई में जाकर, तो क्या मैं जाऊंगा अपने इंस्टीट्यूट से मेडिकल हेल्प लेने? भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भगवान ना करे। अच्छा जज साहब भी मेरे सामने, आई डिडंट नो ये रीजॉइन, सॉरी सर, आई बीन यूजिंग मेनी अदर थिंग्स। So welcome sir, welcome. What I am trying to explain, our Institute of Chartered Accountant has given a benefit that anybody who has crossed 55 years in practice, the free medical treatment will be given by the Institute of Chartered Accountant of India. Income tax ने क्या रिबेट दी है? That you are getting pension. आप तो अभी 75 साल के हुए नहीं सर, you are getting pension, लेकिन आपकी तो बहुत इनकम है, लेकिन if you are getting pension or you have only interest income and you have account in the same bank, तो उस केस में आपको टीडीएस कट जाएगा, आपको रिटर्न भरनी नहीं। अब कितने केस हो गए? हार्डली एक। मतलब उनका कोई और इनकम, किसी बैंक में खाता भी नहीं होना चाहिए और एक ही बैंक में खाता होना चाहिए, वहीं से पेंशन आनी चाहिए, वहीं से इंटरेस्ट आना चाहिए और वहीं पे टीडीएस कटना चाहिए, तो रिटर्न नहीं भरना। इतनी कंडीशन है। वो तो ठीक है ना सर, वो तो कोई खास बात। ये 194P है। लीजिए अब आइए, अब आया 194Q सर, वेरी इंटरेस्टिंग। एक पिछले साल लाए थे 206C1H, where seller was told that at the time of receiving payment from the buyer of the goods, if it exceeds 50 lakh, you have to collect TCS at the rate of 0.1%. ये कहा था, और सबने अपने सॉफ्टवेयर चेंज करे टीसीएस कलेक्ट करने के लिए, और कईयों ने तो सीधा ही बना दिया, इनवॉइस में ही कर दिया, डेबिट क्रेडिट कर लो भैया। अब उन्होंने देखा ये तो गलती हो गई कि कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर नहीं है, सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो और बायर 50 लाख से ऊपर तो लो। अब इन्होंने एक नया सेक्शन डाल दिया 194Q। अब बायर विल हैव टू डिडक्ट द टीडीएस, buyer will have to deduct the TDS provided the turnover of the buyer or the receipt of the buyer in the preceding previous year exceed 10 crore. उधर लिखा था सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो, इधर बायर का कर दिया 10 करोड़ से ऊपर, और बायर will deduct TDS at the rate of 0.1% if the amount paid or credited whichever is earlier exceeds rupees 50 lakh. अब जरा ध्यान से सुनना, अगर एक बायर है और उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और वो 50 लाख से ऊपर का परचेज करता है, तो उसको तो टीडीएस ही काटना पड़ेगा, क्योंकि पेड इट और पेड व्हिचएवर इज अर्लियर, तो वो तो टीडीएस काटेगा, तो 206C1H लगेगा ही नहीं। तो ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, सेल, रिलायंस, ये इन्होंने तो सॉफ्टवेयर बदल दिए थे, वो क्या करेंगे अविनाश जी? सॉफ्टवेयर बेकार हो गए, दोबारा बदल देंगे? नहीं बदले क्या, वापस आ जाएंगे ओल्ड में, क्योंकि अब तो टीडीएस कटेगा, बायर काटेगा ना सर, दोनों हैं। एक चीज और बता दूं, जिसका ऑलरेडी टीडीएस किसी इनकम टैक्स एक्ट में कटता है उसके लिए सेक्शन नहीं है, जिसका कोई टीसीएस कटता है 2061 में उसके लिए सेक्शन नहीं है, लेकिन जिसका 206C1H में है उसके लिए प्रेफरेबली
194 क्यू है, अगर 194 क्यू अट्रैक्ट नहीं होता तो 206C 1H लगेगा। 1H कैसे लगता है मैं बताऊंगा अविनाश जी। मेरा 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर में सेलर, बायर का टर्नओवर कम है लेकिन 50 लाख से ऊपर है तो टीसीएस। लेकिन अगर बायर का टर्नओवर ऑलरेडी 10 करोड़ से ऊपर है तो फिर टीसीएस होना ही नहीं है, टीडीएस होगा। आप बात समझ रहे हैं, बड़े के लिए तो टीडीएस ही होना है। आप क्लास समझ रहे मेरे, मैं बार बार बोल रहा हूं मैंने क्या कहा। अगर बायर का 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है और बायर 50 लाख से ऊपर का माल खरीदता है सेलर से तो टीडीएस कटना है। लेकिन बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है लेकिन सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और वो पेमेंट रिसीव करता है मोर देन 50 लाख तो क्या कटेगा, टीसीएस होगा। 90% केसेस तो खत्म हो गए। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चेंज किए थे, पैसे खर्चे थे। और अविनाश जी भी मेरे से होकर लड़ रहे थे। मैंने कहा ये तो गलत तरीका है कि बिल में डाउन चार्ज करना। सर एक कंपनी की 38 लाख एंट्री है तो बिल में चार्ज नहीं होना था, वो तो डेबिट नोट होना था। कोई बात नहीं, अब तो भूल जाओ, अब तो वो टीडीएस ही होगा उसका। तो 90% सेल 50 लाख वाले से ऊपर वाली है तो बायर ही काट लेगा टीडीएस, और प्रेफरेंस टीडीएस की है, उन्होंने लिख दिया है, टीसीएस नहीं है, वो लिखा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये लॉ भी आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, ठीक है, अविनाश जी को पता है कि ये जो डिविडेंड फॉरेन इन्वेस्टर थे उन पर 20% डिविडेंड टैक्स टीडीएस कटता है। वो ये कह रहे थे एफआईआई वाले, अरे 20% कटता है लेकिन हमारी ट्रीटी में तो 10% है, तो हमें तो 10% काटी होगा। तो नहीं, 20% लिखा हुआ है। तो 196D में उन्होंने एक क्लॉज डाल के करके लिख दिया है, एट दी रेट एप्लीकेबल इन फोर्स और द ट्रीटी रेट विच एवर इज, वो बेनिफिशियरी करके अब उस हिसाब से कटेगा। अब आपको पता है जब पैन नंबर ना दो तो 206AA में आपका टैक्स लगता है, वो टीडीएस कलेक्ट होता है एट द रेट स्पेसिफाइड, एट द रेट इन फोर्स और 20%। एम आई राइट सर? कुछ केसेस में 5% है, एक तो ऑलरेडी है 5% वाला और एक अब आ गया 194Q 5%। लेकिन कई महानुभाव हैं, उनका टीडीएस कटता है लेकिन रिटर्न फिर नहीं भरते। ऐसे भी बड़े महानुभाव हैं, टीडीएस का कहता क्या है, कट गया, रिटर्न कौन भरेगा, बाकी चीजें भी दिखानी पड़ेंगी। अब क्या कह दिया है 206AB, अगर आपने पिछले 2 सालों से रिटर्न नहीं भरी है और आपका टीडीएस 50,000 से ज्यादा कटा या टीसीएस है और आपने 2 सालों की रिटर्न नहीं भरी है तो उस केस में आपका जो टीडीएस होगा वो ट्वाइस द रेट एप्लीकेबल होगा विच इज गिवन इन द एक्ट, ट्वाइस द रेट इज मोर और 5% विच एवर इज हायर। डबल हो गया टीडीएस, तुम रिटर्न नहीं भरते। और ये है कि टीडीएस कट गया, छोड़ो यार, टीडीएस कट गया तो हाँ कुछ सेक्शन छोड़ दिए, 192 छोड़ दिया, 192A छोड़ दिया, 194B छोड़ दिया, वो लॉटरी वाला वहां तो पूरा हो गई, 194BB छोड़ दिया, 194N छोड़ दिया और 194LBC छोड़ दिया। बाकी सारों में ये कह दिया डबल कटेगा। और वो कहेंगे कैसे पता लगेगा आपको कि 2 साल से रिटर्न नहीं भरी? बैंकों को भी पता लगता है, यूटिलिटी दे दी है उन्होंने, उसका पैन नंबर डालिए, इमीडिएट पता लग जाता है रिटर्न भरी नहीं भरी। ये यूटिलिटी आपको मिल जाएगी, यूटिलिटी डिपार्टमेंट देगा, चेक कर लीजिए। अगर उसने 2 साल से रिटर्न नहीं भरी, उसके आज यूटिलिटी में आ जाएगी तो आपको डबल टैक्स टीडीएस काटना है, डबल अमाउंट है। और इसी तरह वो टीसीएस का कर दिया, वो 206C वो जो AA वो डाल दिया है, उसमें भी डाल दिया कि भैया वही डबल द रेट होगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया ये चीज है। अब बड़ा अच्छा पॉइंट है, था क्या, ये तो पहले ही होना चाहिए था, करा नहीं था। आपको मालूम है कि हमें नहीं पता कैपिटल गेन कब होगा, तो हमारा 234C में तो आप कह देते हो कि वो 15%, जो 15 जून को 15%, फिर 30%, फिर 30%, फिर 25% जमा करो। अरे कैपिटल गेन मुझे क्या पता होगा कि नहीं होगा, और ये तो रोज डील करते हैं। हमारे मनीष जी तो स्टॉक एक्सचेंज के किंग है, ये तो रोज ही सेल करते रहते हैं। वो कहते हैं मेरा कैपिटल गेन है, मैं तो करो, तेरी बिजनेस इनकम है। कहते हैं बिजनेस इनकम मैं कर नहीं सकता, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं कहा ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है कि बिजनेस तो कर ही नहीं सकते, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मेरा पॉइंट ये है, जो कैपिटल गेन होता था तो उसकी क्या होता था कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अभी आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो जो इंस्टॉलमेंट निकल जाती थी उस तब का आपको इंटरेस्ट नहीं पड़ता था इफ यू यूज टू डिपॉजिट द एस्टिमेट एडवांस करके द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट में जमा करा देते। अगर चारों इंस्टॉलमेंट निकल गई थी तो 31 मार्च तक जमा करा देते। कैपिटल गेन 18 मार्च को हुआ तो मैंने तो अभी पता ही नहीं था, तो 31 मार्च तक करा दो। कैपिटल गेन दिसंबर 14 को हुआ तो अभी 15 की इंस्टॉलमेंट है और वो है तो वो करा दो। उसमें 3 चीजें थी, एक तो यही क्या कहते हो कैपिटल गेन, एक वो था
कि आपका वो लॉटरी इनकम, और तीसरा था अगर नया बिजनेस शुरू किया है, नया बिजनेस अगर शुरू करा था, अच्छा स्वामी जी भी आ गए, बस स्वामी जी भी एक बार प्रणाम स्वामी जी, मैं अभी थोड़ा सा नया बिजनेस शुरू किया है तो क्या होगा, उस केसेस में उन्होंने कह दिया। अब डिविडेंड के केस में भी पता नहीं है, इंटरिम डिविडेंड आ जाए, कौन सा डिविडेंड आ जाए, उसके लिए भी आपको इंटरेस्ट के, यू विल नॉट बी लायबल टू पे एनी इंटरेस्ट ऑफ द पीरियड विच हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड और दैट यू डिड। ये 234C से है। बाकी तो सर ऑलमोस्ट हो गया, हमारा अगला प्रोग्राम भी ऑलरेडी है। तो मैं एक बता दूं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना दी गई है और वो आपको कर दिया गया, सेटलमेंट कमीशन को खत्म कर दिया गया है और 255 डाल दिया गया है कि अब जो IT-80 1-2 साल में फेसलेस हो जाएगा। Everything is going to be faceless. Nothing remains. Rectification faceless, dispute resolution faceless. Even जो dispute resolution committee बनाई है वो भी faceless होगी। अब फेस किसी को पसंद नहीं है किसी का, ये बता दिया। Means honesty, अब skill, आपकी knowledge, that will work. Now, as rightly pointed out by Dr. Ravi Gupta, now sitting in your office, you can handle cases of the whole of India. That also is also there. लेकिन वो तो रवि जी फायदा ले गए ना, छोटे आदमियों की क्या गलती है बेचारा, उनका काम तो चाहिए ना सर। आप तो अब एक्सपीरियंस हो चुके हैं, वो कैसे करेंगे, कोई छोटा नहीं रहेगा सर, वो कैसे करेंगे, पढ़ना पड़ेगा। You will have to work hard, no question of any connection, absolutely you will have to work hard. Please remember, now you have to study again. भूल गए इनकम टैक्स, दोबारा शुरू कर दीजिए। तो ये भी बता दूं, ये भी खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। हमारा अदर प्रोग्राम है और स्वामी जी ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे बड़ा दिक्कत लगता है। 2 क्वेश्चन लेना चाहिए, जल्दी लीजिए सर, मेरी दूसरा प्रोग्राम है सर। बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, थैंक यू वेरी मच सर फॉर द वंडरफुल डिलिब्रेशन। आपने मजाक मजाक में सबको समझा दिया और मेरे ख्याल कोई ऑडियंस में आपने नहीं छोड़ा जिसको आपने रिकॉग्नाइज नहीं करा। सर, वी हैव ओनली अ फ्यू मिनट्स टू टेक अप 1 or 2 क्वेश्चंस। संजय शर्मा जी सेल टैक्स बार वाले, डू यू हैव एनी क्वेश्चन सर? आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को। Sorry sir, Hare Krishna to everybody, sir, and especially to Dr. Girish Ovajani, the undisputed tax guru of the country. Sir, before I ask the question, I cannot resist myself to pay the salutations to Dr. Girish Ovajani, who is going to deliver budget talk around 64 times at various forums in India and abroad in these incoming 9 days. Sir, hats off to you. आपसे 64 कला संपूर्ण है, आपने 64 ये टैक्स देने हैं। सर, आपके लिए मैंने सर एक शेर लिखा है उसकी सोच पहाड़ों की चोटियों की तरह, वो बोलता है तो बहते हैं इल्म का दरिया। गिरीश कहते हैं इसको हमारे ईश्वर ने उसे बनाया है दुनिया के इल्म का जरिया। सर विद दिस आपको दंडवत प्रणाम। एंड द क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू इज अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। Sir, in this budget speech, Honorable FM has mentioned about faceless IT-80 and said that where personal hearing is needed, it shall be done with video conferencing. So the question is, who shall decide whether personal hearing is needed, whether SSC, department or IT-80? Sir, wait and watch, na? As regards the other thing is a different thing. You have already got case has gone to the court regarding appeal, faceless appeal. So yes, they know what is the decision going to be there for faceless appeal, for commissioner appeal. In the similar way, they will do it for IT-80 also. Probably they may allow you to go for personal hearing, but privileged personal hearing will not be allowed. आप उनकी फेस नहीं देख सकेंगे संजय जी, वो आपका फेस देख सकेंगे. So be careful about that. They will be able to see your face. You will not be able to see his face. So nobody will be able to contact them. Sir, ये corruption free country होने जा रही है. Thank you, sir. We are almost out of time. सर एक YouTube से क्वेश्चन, एक छोटा सा तो YouTube से क्वेश्चन ओ सर मेरे बोलिए। ये क्वेश्चन है अजय गोयल जी ने पूछा है, सर इन द केस वन एम्प्लॉइज इन इन्वेस्टिंग इन बोथ EPF एज वेल एज PPF, whether this limit of 2.5 lakh will सर वो सेक्शन दोनों अलग अलग है, 10, 11, 12 अलग है। हाँ 10, 11 सेपरेट है, 10, 12 सेपरेट है, इसलिए वो सेपरेट एक्सप्लेनेशन है, वो ऐड नहीं होगा। हाँ 10, 11 में आ रहे हैं दोनों तो क्वेश्चन आ सकता है। Sir, now to be very short, a formal vote of thanks. I had initially planned that this will be given by
CA Raman Kumar Gupta ji, Advocate Nitya Khanna ji, and Advocate Puneet Kumar Singh ji. However, due to constraint of time, I will request only Advocate Nitika Khanna ji, being the only woman participant who has still not been given a chance to speak at this forum. So, Nitika Khanna ji will propose a formal vote of thanks. Thank you, Dr. Ravi Gupta ji, for giving me this opportunity. Respected Honorable Mr. Justice A.K. Sikri ji, former Chair Supreme Court of India, Chief Guest of the session, respected Dr. Girish Ahuja ji, and respected Sarvshri CA Atul Gupta ji, President ICAI, CA Amarjit Chopra ji, past President ICAI, and CA Ashok Batra ji, Speaker of the session on Union Budget 2021 on direct and indirect taxes. Other dignitaries present in this special session on Union Budget 2021. I, on my own behalf and on behalf of all participants of this session, convey profound thanks, utmost regards, and gratefulness to Honorable Mr. Justice A.K. Sikri ji for sparing his valuable time to be with us in this session of study circle meeting, where the illustrious speakers deliberated on the provisions enacted in Budget 2021. Respected and Honorable Mr. Justice A.K. Sikri ji, we are extremely grateful to you for being with us and bless us. We all are lucky, fortunate, and blessed that we are part of first deliberation made by tax guru, learned and respected Dr. Girish Ahuja ji on Budget 2021 provisions under income tax. At the cost of repetition, I say that Speaker of the Day is a legend of income tax and is known as tax guru to large number of tax professionals. He is an institution of income tax law. One can request him to speak on a particular subject and he may start right away. I am confident that each one of the participants has understood the being brought all to. We are also thankful to CA Atul Gupta ji in absentia, CA Amarjit Chopra ji for enlightening us on the respective portions assigned to them. Coming to GST part, respected Shri A.K. Batra ji, an institution by himself in GST, has enlightened us by clarifying the provisions being amended by Union Budget 2021. The participants must have imbibed the nitty-gritties of amendments as he explained the provisions with simplicity and clarity. We are thankful to him for his deliberations. I am thankful to Dr. Ravi Gupta ji, Arun Ahuja ji, and all dignitaries for making this session a great success. At the end, I thank each one of you who has joined to learn in this webinar and make it a grand success. Thank you all. Thank you. Over to Last Ravi ji. announcement, this booklet on the budget is available for download. Arunji will give the download the link on this, and for the benefit of all of you, the budget analysis is given here. You can download this booklet on your computer. For this flawless technical session, the technical support provided, I am really grateful to Shivam Ahuja and to Advocate Chandrima Chaudhary from our office, who have done a splendid work. And you have seen that the entire seminar has been conducted flawlessly. And this was the first experiment that we made under the society for a seminar on our on the web seminar. Thank you so much. Thank you, Girish ji, for a wonderful deliberation. And thank you all the speakers, CA Ashok Batra ji, Amarjit Chopra ji, Atul Gupta ji, and Justice Arjun Sikri, who had the courtesy to stay with us throughout this session and has given us his views on the budget. Thank you so much, sir. We had the pleasure of having with us CA Sanjeev Singhal ji, CA Manish Garg ji, CA Avinash Gupta ji, CA Gaurav Rakecha, Rajesh Begrani. All these persons took out time to be here with us today. Thank you, every participant, and hope to see you very soon
on the next program of the society. दोस्तों YouTube में लिंक में आपको बजट की कॉपी मिल जाएगी, प्लीज डाउनलोड इट, एंड ऑल्सो ऑन Zoom प्लेटफॉर्म और टैक्स लॉ एजुकेयर सोसाइटी। दोस्तों बने रहिएगा टैक्स लॉ एजुकेयर सोसाइटी के साथ। थैंक यू।